नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो दोस्तों ये मनोविज्ञान की 5वीं टेस्ट सीरीज है। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं अपने वीडियो की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, कौन सा प्रक्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है? तो दोस्तों संज्ञानात्मक होगा, क्रियात्मक होगा, भावात्मक होगा, मनोप्रेरणा होगा। इन चारों में से कौन सा होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्रियात्मक कोनेटिव इसमें नहीं होगा, ब्लूम के वर्गीकरण में ये नहीं आता है। प्रश्न नंबर 2 है, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता बालक की परीक्षा द्वारा मापी योग्यता के सही आकलन में स्थायित्व होता है। स्थायित्व जब बात आ जाती है तो उस परीक्षा को क्या कहते हैं? विश्वसनीयता कहते हैं, वैधता कहते हैं, वस्तुनिष्ठता कहते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ऐसी परीक्षा जिसमें योग्यता का सही मूल्यांकन होता है और स्थायित्व होता है उसे कहते हैं विश्वसनीयता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 है अपना, निम्न में से कौन से स्वलीनता के लक्षण हैं? स्वलीनता ऑटिज्म के लक्षण कौन से हैं? कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िवादी व्यवहार, कमजोर संप्रेषण और ऊपरी लिखित सभी। तो दोस्तों ये तीनों जो ऊपर है ये तीनों व्यवहार ऑटिज्म के लक्षण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। व्यक्तिगत भेद किस स्तर पर पाए जाते हैं? बुद्धि के स्तर पर, गतिवाही योग्यता में और अभिवृत्ति में। तो दोस्तों व्यक्तिगत भेद तीनों में पाए जाते हैं। उपयुक्त सभी इसमें आंसर होगा डी। अगला प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 5, बाल अपचार के व्यक्तिगत कारण हैं। बाल अपचार के क्या कारण हैं? शारीरिक दोष हो सकता है, पाठशाला का अनावश्यक अनुशासन, माता पिता की व्यसनों में लिप्तता, माता पिता की उच्च आकांक्षाएं या महत्वाकांक्षाएं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक दोष से व्यक्ति जो बालक होता है उसमें बाल अपचार पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 है, हस्तशिल्प की शिक्षा किसे देनी चाहिए? हस्तशिल्प जो होता है उसकी शिक्षा किसे देनी चाहिए? मंदबुद्धि बालकों को, पिछड़े बालकों को, सामान्य बालक को, या प्रखर बुद्धि बालक को? तो दोस्तों जो मंदबुद्धि बालक होता है उसे ही हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, मानसिक रूप से पिछड़े बालक के लिए निम्न में से कौन सी व्यूहरचना कार्य करेगी? जो मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ है उस बालक के लिए कौन सी व्यूहरचना कार्य करेगी? ऑप्शन नंबर 1 कार्यों को मूर्त रूप से समझाना, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना, या सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा कार्यों को मूर्त रूप से समझाना। मूर्त रूप से कार्य को समझाया जाएगा तभी उसका सही आकलन हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 है, एक कम लंबाई की महिला विवाह समारोह में या आदि जगह पर ऊंची एड़ी की सैंडल पहनकर जाती है तो उसका यह प्रयास किस युक्ति की ओर संकेत करता है? ऊंची एड़ी की सैंडल पहनकर जाती है कोई महिला विवाह में या कहीं भी जाती है तो वो कौन सी युक्ति का प्रयोग करती है? क्षतिपूर्ति, आश्रय, अंतर्वेशन, या आक्रामक विधियाँ? दोस्तों वो क्षतिपूर्ति कर रही है, अपनी लंबाई बड़ी दिखानी चाह रही है, लंबाई उच्च दिखाना चाहती है, तो यही युक्ति काम कर रही है, क्षतिपूर्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 है, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए विवेकीकरण, तादात्म्यकरण, अतिकल्पना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अतिकल्पना इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 10, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके। किसे संतुष्ट किए जाने की बात होती है अनुकूलन बैठाने के लिए? दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, या आवश्यकताओं को? तो दोस्तों जब भी समायोजन की बात होती है, अनुकूलन करना होता है तो अपनी आवश्यकताओं का अनुकूलन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 है, भारत में बुद्धि परीक्षण करने वाले मनोवैज्ञानिक थे। भारत में बुद्धि परीक्षण करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे दोस्तों? C.H. राइस थे, चंद्रमोहन भाटिया थे, या S.M. मोहसिन थे, या J.M. मोरे थे? तो दोस्तों सभी को पता है C.H. राइस ने ही प्रथम बुद्धि परीक्षण भारत में इजाद किया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनतम
न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखा गया। कितनी बुद्धि लब्धि होनी चाहिए मानसिक न्यूनता ग्रसित श्रेणी में आने वालों के लिए? ऑप्शन नंबर ए 70 से कम, 70 से ऊपर, 70 से कम, 80 से 100 के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो 70 से कम होता है, ऑप्शन नंबर बी 70 से कम वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो बालक होते हैं, उनको न्यूनता ग्रसित श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि पूनम की कालानुक्रमिक क्रोनोलॉजिकल एज मानसिक उम्र 9 साल है, क्रोनोलॉजिकल एज जो कालानुक्रमिक उम्र है वो भी 9 साल और मानसिक उम्र भी 9 साल हो, तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है। कौन से वर्ग में आएगा दोस्तों? उत्कृष्ट में, औसत में, औसत से कम, या प्रतिभावान? तो दोस्तों ऐसा बालक आएगा औसत में। सूत्र सुना होगा आपने बुद्धि लब्धि का, MA/CA/100। तो CA हो गया 9, MA हो गया 9 × 100, तो 9 से 9 कट गए तो बचे 100। तो 100 वाला जो व्यक्ति होता है, जो बालक होता है, वो औसत स्तर में आता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 14। मूरे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रख दिया, वह क्या है? मूरे ने एक परीक्षण बनाया था, वो कौन सा परीक्षण था? शाही डब्बा परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, विषय आत्मबोधन परीक्षण, मूल्यांकन मापनी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विषय आत्मबोधन परीक्षण मूरे ने इजाद किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? प्रक्षेपण तकनीक कौन सी नहीं है इन चारों में से? खेल तकनीक, शब्द शास्त्रीय, चित्र शास्त्रीय परीक्षण, या व्यक्तिगत अध्ययन? तो दोस्तों उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत अध्ययन प्रक्षेपण तकनीक में नहीं आता है। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 16। निम्न में से कौन चिंतन में हमेशा सम्मिलित नहीं होता? चिंतन में हमेशा सम्मिलित नहीं होता, तो नहीं को ध्यान से देख लेना। भाषा, प्रतिमा, संप्रत्यय, प्रतीक? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भाषा कभी सम्मिलित नहीं होती है चिंतन में। चिंतन में भाषा नहीं हो तो भी चिंतन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17, शेपिंग का संबंध क्या है? शेपिंग का संबंध है किससे है? प्राचीन अनुबंध से, अंतर्दृष्टि अधिगम से, क्रिया प्रसूत से, या प्रक्षेपण अधिगम से? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया प्रसूत जो अनुबंधन होता है उसमें शेपिंग का प्रयोग किया जाता है। इसका संबंध क्रिया प्रसूत अनुबंधन से है। प्रश्न नंबर 18 है, मेस्लो द्वारा वर्णित आवश्यकता सोपानिकी का सर्वोच्च चरण जो ऊपर का जो चरण होता है, जो बेहतरीन होता है, वो कौन सा होता है? आत्मसम्मान प्रेरक, सुरक्षा प्रेरक, स्वयथार्थीकरण प्रेरक, आत्मीयता प्रेरक? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वयथार्थीकरण प्रेरक इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 है, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है। कोई भी परिवेश की वस्तु है उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो वो क्या होता है? प्रबलन, प्रेरक, उद्दीपक, या प्रलोभन? तो दोस्तों उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, प्रेरक इसका आंसर होगा। प्रेरक को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है प्राणी। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 20, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। कोई भी सशक्त अभिप्रेरणा प्राप्त करना चाहता है, उसका प्रभावशाली घटक कौन सा होगा? इससे क्या होता है? बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, शीघ्र सीखता है, या प्रसन्न रहता है? अभिप्रेरणा से बालक क्या करता है? शीघ्र सीखता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, शीघ्र सीखता है, जल्दी सीखता है। प्रश्न नंबर 21 है, शास्त्रीय अनुबंधन को प्रभावित करने वाला कारक है। शास्त्रीय जो अनुबंधन है उसको प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है इन चारों में से? अनुबंधित व अनुबंधित उद्दीपकों के बीच का अंतराल, अनुबंधित उद्दीपकों के प्रकार एवं तीव्रता, अनुबंधित उद्दीपकों के प्रकार? तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा इन तीनों में से, या उपरोक्त सभी होगा? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, डी इसका राइट आंसर होगा 21वें प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, विलोपन के कुछ समय बाद ही यदि अनुक्रिया पुनः होती पाई जाई तो वह कहलाती है। विलोपन होने के कुछ समय बाद ही यदि अनुक्रिया पुनः होती है तो वह क्या कहलाता है दोस्तों? सामान्यीकरण, विभेदन, स्वतः पुनर्लाभ, या विलोप का प्रतिरोध? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतः पुनर्लाभ। सी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 23 है, अधिगम की प्रक्रिया में सबसे प्राथमिक चरण है, अधिगम है उसमें प्राथमिक चरण कौन सा होता है? लक्ष्य, अनुक्रिया, अभिप्रेरणा, या बाधा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सीखा जाता है कोई भी काम,
तो प्राथमिक चरण लक्ष्य होगा, ऑप्शन नंबर ए। 24वां प्रश्न है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन। उद्दीपन निरंतर दिया जा रहा है और व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम, अभिप्रेरणा। तो उसे कहते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अभ्यस्तता कहते हैं। अगला प्रश्न अपना, आनुवांशिकता की इकाई है। आनुवांशिकता की क्या इकाई है दोस्तों? क्रोमोसोम, जीन, निषेचित अंडा या युग्मज? युग्मज उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जीन इसका उत्तर होगा। राइट आंसर क्या होगा? जीन। प्रश्न नंबर 26 है, एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न बाद की उम्र में भी रहेगी, उच्च या निम्न उसकी क्षमता होती है और बाद की उम्र में भी रहेगी, यह बयान महत्व पर जोर देता है। कौन से महत्व पर जोर देता है? प्रारंभिक अनुभव, वातावरण, आनुवांशिकता या आनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिकता। आनुवांशिकता के आधार पर ही बाद की उम्र में बच्चा ज़्यादा कम या उच्च या निम्न होता है, यह तय किया जाता है आनुवांशिकता के आधार पर। प्रश्न नंबर 27 है, निम्न में से पियाजे द्वारा वर्णित नैतिक विकास का स्तर नहीं है। 3 स्तर है उनके नैतिक विकास के, तो उनमें से एक स्तर कौन सा नहीं है? नैतिक समानता, नैतिक सापेक्षता, नैतिक अधिकार या नैतिक यथार्थता। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नैतिक अधिकार। जीन पियाजे का नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न नंबर 28 है, ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं। 3 महीने में, 6 महीने में, 35 से 40 महीने में, 10 से 13 महीने में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 13 महीने में इसका राइट आंसर होगा। 10 से 13 महीने के अंतर्गत प्रथम सार्थक शब्द बोलते हैं। अगला प्रश्न है, तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण, शक्ति का विकास होता है कि आयु पर होता है? कौन सी आयु पर होता है? 7 वर्ष में, 11 वर्ष में, 9 वर्ष में या 6 वर्ष में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11 वर्ष में तर्क, निरीक्षण, जिज्ञासा की शक्ति का विकास होता है। प्रश्न नंबर 30 है, लास्ट और अंतिम प्रश्न है, स्कीमा का मतलब क्या होता है? रीट में प्रश्न आया था लेवल 2 में 2017 में, स्टार लगा लीजिए। स्कीमा वैसे भी जीन पियाजे के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, जीन पियाजे ने यह सब दिया था स्कीमा। तो खंडन क्रिया विधि, अधिगम विधि, लंबे समय की याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट का एकत्रित होना या शारीरिक प्रतिवाद क्रिया विधि। स्कीमा का क्या मतलब होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी होगा, लंबे समय की याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट का एकत्रित होना, ये स्कीमा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में।